नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने ही स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों को उजागर किया। उन्होंने राजनीतिक अप्रोच से डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मियों के शहरों में ही जमे रहने और दूरदराज के अस्पतालों में नहीं जाने की बात खुलकर मानी है। और वहीं प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बहुत दयनीय हालात हैं और डॉक्टर, नर्स होते हुए भी अस्पताल खाली पड़े हुए और अप्रोच से एक ही जगह जमे बैठे हैं। हम खाली पड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स, एनएम को भेजकर ही रहेंगे। हम तो फकीर हैं भाई, हम मीणाओं का क्या है, किसी की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर की जहां ड्यूटी है वहां काम करें और जहां से वेतन लेते हैं वहीं से काम करें और वहीं डेपुटेशन का खेल ख़त्म करके रहूँगा। और मैंने पहले दिन ही आकर तय कर लिया था कि मैं इस पर रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इस डेपुटेशन के सिस्टम को बंद करूँगा। और वहीं प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर देर रात विधानसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। कटारिया जी भी कह रहे थे कि हम नहीं कर सके, करेंगे। मेरे हम तो फकीर है भाई, हमारी क्या है मीणों की। कोई सीएमएचओ, कोई ब्लॉक सीएमएचओ, संभागीय अधिकारी सरकार की बिना जानकारी के किसी भी मेडिकल ऑफिसर का, एएनएम, जीएनएम का अगर कोई डेपुटेशन करेगा अपनी मर्जी से, उसको 16 की चार्जशीट दी जाए। मैंने सीएससी भी देखी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। 6 सीएससी ऐसी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। 200 पीएससी ऐसी जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। और हमारे यहाँ सरप्लस बैठे कोई काम ही नहीं है, तो बहुत बड़ी चिंता की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालवाड़ा के दौरे पर हैं और वसुंधरा राजे ने 4 राज्यों में बीजेपी को मिली भारी जीत पर खुशी जताई है। और पूर्व सीएम ने कहा कि विजय पताका के रूप में लहरा रहा बीजेपी का ये परचम प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के कठिन परिश्रम और लोगों के विश्वास की जीत है। और उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव जीतेगी। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का विजय रथ इसी गति से लगातार दौड़ेगा। और मैं केंद्रीय नेतृत्व सहित समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि देश प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित डबल इंजन की सरकार चुनने के लिए यूपी की जनता और हमारे परिश्रमी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार। विश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश का विकास रथ उसी प्रचंड गति से आगे बढ़ता रहेगा। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जीत पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराए गए विकास कार्यों और नरेंद्र मोदी की सरकार के दृढ़ संकल्प शक्ति का सुखद परिणाम है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म मामलों पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। धारीवाल ने राजस्थान में बड़ी संख्या में दुष्कर्म के मामलों को राज्यों को पुरुषों का राज्य होने से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है और दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान के नंबर 1 होने का कारण बताते हुए धारीवाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि दुष्कर्म के मामले में हम पहले नंबर पर है और अब इन दुष्कर्म के मामलों के कारण क्या है, कहीं ना कहीं गलती है और वैसे भी राजस्थान मर्दों का राज्य रहा है और अब इसका क्या करें। गुरुवार को सिलसिलावार ट्वीट करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट में कहा कि राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी, राज्य का रेप के मामलों में नंबर 1 होना आपके लिए मर्दों वाली बात होगी और हमारे लिए नहीं है। और वहीं गजेंद्र सिंह ने अगले ट्वीट में कहा कि आपको शर्म नहीं आई, लेकिन आपकी बात सुनकर शैतान भी शर्मिंदा हो गया होगा और आपका कहा हुआ पीड़ित बेटियों की आत्मा को छलनी करने वाला है। और इस बीच बता दें कि
मंत्री धारीवाल ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा कि बहस का जवाब देते समय मेरी जुबान फिसल गई थी। इसके लिए मैं खुद प्रकट करता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से महिलाओं का सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगर मेरी टिप्पणियों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। जयपुर पुलिस ने कंपनी कल्चर वाली चोर गैंग पकड़ी है और गिरोह का सरगना बदमाशों को रोज एक चोरी की टारगेट देता था और टारगेट पूरा करने पर कॉरपोरेट कल्चर की तरह इंसेंटिव भी देता था। और गैंग के गुर्गे वाहन चुराने से लेकर उसे ठिकाने लगाने और पार्ट्स काट कर बेचने और बचे हुए माल को डंप करने में एक्सपर्ट हैं और इन्हें अलग अलग मंथली पैकेज पर भी रखा गया था। और शास्त्री नगर थाना पुलिस ने गिरोह के 10 बदमाशों को पकड़ा है और इनके पास से कबाड़ में तब्दील हो चुकी बाइक, स्कूटी, बैटरी, ई रिक्शा सहित दर्जनों वाहन बरामद हुए और पुलिस के मुताबिक अब तक ये गैंग करोड़ों के व्हीकल कबाड़ में बेच चुकी है। और पुलिस गिरफ्त में आए सभी बदमाशों के पास से वाहन चोरी से लेकर वाहन को काटने और बाजार में स्क्रैप के रूप में बेचने का काम था। और इस गैंग को इरफान और मोहम्मद मोहसिन ऑपरेट कर रहा था। और गिरफ्तार मोहम्मद हासिल कुरैशी, इमरान भूरा, जीलू कुरैशी, रवि राठौर के पास दिन और रात में वाहनों की रेकी करने और मौका पाकर चुराने का काम किया करता था। और गैंग का सरगना इरफान भी वारदात करने के लिए कई बार इन लड़कों के साथ फील्ड में जाया करता था और वाहन चोरी करने के बाद उसे ठिकाने लगाने का काम मोहम्मद मोहसिन के पास था। और मोहसिन चोरी की गई बाइक या स्कूटी को अपने गुप्त ठिकानों पर ले जाता और वहां से उसे काट कर उसके पुर्जे अलग अलग कर देता। उसके बाद खुद के लोडिंग वाहन से अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता था। और इमरान उर्फ इम्मू का काम इरफान के साथ मिलकर कबाड़ हुए माल को कबाड़ी तक पहुंचाने का था। और वहीं जगदीश कुमार उर्फ जग्गी और इमरान कुरैशी स्क्रैप माल को खरीदने और फिर उसे आगे सेल आउट करने का काम किया करते थे, जिसके बाद अब पुलिस ने इन 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दो जो आरोपी है इरफान और मोहसिन, इन दोनों की एक जॉइंट वेंचर में इन्होंने एक गैंग खड़ी की है, जिसमें इन्होंने कुछ लोगों को तो दिहाड़ी पर चोरी करने के लिए रखा, जो हर रोज जाके वाहन चोरी करके लाते। वाहन चोरी करके लाकर इरफान ने अपने घर पर ही इस वाहन को काटने के इक्विपमेंट्स लाके रखे हैं। और वहीं दबंगों के खिलाफ गवाही देने पर एक युवक के साथ लाठी डंडों के साथ जमकर मारपीट की गई। और वहीं आरोपियों ने पीड़ित को पहले नग्न किया, फिर काफी देर तक उसके साथ मारपीट करते रहे। और वहीं बेखौफ दबंगों ने मारपीट करने के साथ पीड़ित का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और घटना बीकानेर के सिंधुगढ़ गढ़ की बताई जा रही है। और पुलिस के अनुसार नगर युवक के साथ मारपीट 7 मार्च को केऊ गांव में की गई थी, लेकिन गुरुवार रात इस केस में पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। और जांच में सामने आया कि गांव के गोपाल सिंह ने अपने ही गांव के मोहन सिंह, पूनम सिंह और प्रभु सिंह पर दर्ज किसी मुकदमे में गवाही दी थी। और इसी बात से गुस्साए आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो वायरल कर दिया। और वहीं पीड़ित ने बताया कि 7 मार्च की रात और गाय ढूंढने निकला था। उसके घर के नज़दीक ही घात लगाए बैठे तीनों आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पहले उसके मुंह में तौलिया ठूसा, फिर गाली गलौज करने के साथ साथ उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। और वहीं आरोपी आधे घंटे तक उसे बुरी तरह पीटते रहे और मारपीट में उसके हाथ की हड्डियां भी तक टूट गई हैं। और युवक के साथ मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई की देरी से गांव में नाराजगी का माहौल भी बना हुआ है। और वहीं अब खबर राजस्थान के बारन जिले से। बारन से गुजर रहे राष्ट्रीय मार्ग 27 पर अल सुबह बड़ा हादसा हो गया। और वहीं उल्टी दिशा में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में बस के नीचे एक बच्ची फंस गई, जिससे क्रेन की मदद से बस को ऊंचा कर निकाला गया। और वहीं बच्ची को मामूली चोटें लगी हैं और घटना में कम से कम 15 से 20 लोग घायल बताए गए और जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घायलों की सार संभाल ली। और जानकारी के अनुसार 12 जिले के
सदर थाना क्षेत्र में किशनगंज पार्वती पुलिया के पास ये हादसा हुआ। वही निजी ट्रेवल्स की बस गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रही थी और बस में करीब 60 से ज़्यादा सवारियां भरी हुई थी और सुबह लगभग 6:30 बजे पार्वती नदी पुलिया से पहले सरसों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली उल्टी दिशा में आ रही थी, जिसके बाद बस अनियंत्रण होकर डिवाइडर में जा टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और वहीं फेसबुक पर अनजान महिला से दोस्ती करना नोखा तहसील के कांग्रेस समर्थित सरपंच को भारी पड़ गया और महिला ने पहले 2.5 लाख रुपए ले लिए और इसके बाद रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए देने की डिमांड की गई। और वहीं परेशान जनप्रतिनिधि ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिर जसरासर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं जसरासर के सरपंच रामनिवास ने बताया कि वो समाजसेवी के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करता रहता था और इसी दौरान ऋतु चौधरी और रेवती नाम की लड़की ने जान पहचान बढ़ा ली और फिर वो बात करने लगी। और इस लड़की ने साल 2021 के दिसंबर से अब तक कई बार रुपए भी लिए और 2.25 लाख रुपए वापस लौटाने के नाम पर मांग लिए थे और अब रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही। और पुलिस ने इस मामले में 9 मार्च को रिपोर्ट दर्ज की और इसके बाद जांच में पता चला है कि ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए की मांग की गई है। और इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और सरपंच और महिला के बीच 10 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी और सरपंच महिला के बताए अनुसार रुपए लेकर पहुंचा और इस दौरान पुलिस ने ऋतु चौधरी को 10 लाख रुपए के साथ गुरुवार रात को गिरफ्तार किया और गैंग में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में भी अभी पता लगाया जा रहा है। और वहीं खबर अब राजस्थान के जयपुर से, जहां पर जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामले में खुलासा हो गया। और वहीं पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका ने ही छुटकारा पाने के लिए प्रेमी की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। और मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो के आधार पर पूछताछ में प्रेमिका ने शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने पर मर्डर करना स्वीकार किया और पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही। और वहीं SHO बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मर्डर के मामले में आरोपी महिला विनोद कंवर को गिरफ्तार किया गया और मृतक सुभाष कुमावत आरोपी महिला विनोद कंवर के सामने कमरे लेकर रहता था और सुभाष टैक्सी चलाता था और 6 मार्च को करधनी में उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी और उसके हाथ और गले पर नाखून के खरोच के निशान भी थे। और वहीं मृतक के भाई सुनील ने पड़ोसी महिला विनोद कंवर पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करवाया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला विनोद कंवर को गिरफ्तार किया। और पुलिस पूछताछ में आरोपी विनोद कंवर ने बताया कि पिछले 2 साल से सुभाष उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और वो उसे अपने साथ रखने की बात भी बोल रहा था और पति और परिवार वालों को इस बारे में पता चल गया था और इसी कारण उसके पति और के दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इस दौरान महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा भी दर्ज कराया था और पति को सुभाष पर शक होने पर अपनी पत्नी को अपने गांव भी ले गया था और जिद करके वापस जयपुर आकर रहने लगी और पति के घर से जाने के बाद महिला से संबंध बनाकर वापस चला जाता था।